पिछले 2-3 दिनों से अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होंगे, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो या न्यूज़ चैनल्स, तो आपने गौर किया होगा कि बिहार की एक खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। खबर है भोजपुर जिले का भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला। पूरे सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है कि क्या यह पुलिस और अपराधियों के बीच कोई असली मुठभेड़ थी या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है। आज के इस सेशन में हम यहाँ किसी का पक्ष लेने नहीं आए, बल्कि ग्राउंड पर क्या हुआ, कानून क्या कहता है और मीडिया में क्या चल रहा है, उसको समझने की कोशिश करने आए। आगे बढ़ने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात, मैं एक लीगल डिस्क्लेमर आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज के इस पूरे वीडियो में हम जितने भी फैक्ट्स, तारीखें, बयानें या वीडियो क्लिप्स की चर्चा करेंगे, वो सभी देश के जाने माने मीडिया हाउस है, जैसे दैनिक भास्कर, आज तक, लाइव हिंदुस्तान, दी ललन टॉप, नव भारत टाइम्स और कुछ ऑनलाइन रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। हमारा चैनल, मैं खुद या हमारी टीम इसमें से किसी भी दावे, चाहे वो पुलिस का हो या परिवार का हो, पर्सनल लेवल पर पुष्टि नहीं करते। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ खबरों का एक न्यूट्रल एनालिसिस आप तक पहुंचाना है, ताकि आप एक अवेयर सिटीजन की तरह पूरे सिचुएशन को समझ सकें। जब भी हम किसी बड़े घटना को समझने की कोशिश करते हैं या समझते हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी लोकेशन और कैरेक्टर को समझना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। यह पूरी घटना बिहार के भोजपुर आरा जिले का है। वहाँ एक थाना पड़ता है, शाहपुर थाना, और इसी शाहपुर थाने के अंदर एक गाँव आता है जिसका नाम है बेलौटी गाँव। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे बिलौटी भी लिखा गया है। इसी गांव का रहने वाला एक 28 साल का लड़का था जिसका नाम था भरत भूषण तिवारी। पर यहाँ पर जो सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है, उसे ध्यान से सुनिएगा। भरत तिवारी के जो पिता है काशीनाथ तिवारी जी, वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो खुद बिहार पुलिस के एक रिटायर्ड ड्राइवर है। आप सोच कर देखिए, जिस लड़के पर पुलिस ने गोलियां चलाई, उसके अपने पिता खुद पूरी जिंदगी खाकी वर्दी पहनकर पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा कर चुके हैं। उनकी मां का नाम है सुमन देवी, जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है। यानी इस परिवार में कानून और पुलिस की समझ पहले से थी, क्योंकि पिता खुद ही उस सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भरत तिवारी इलाके का कोई बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था? क्या उसके सिर पर कोई इनाम था? क्या वो कोई प्रोफेशनल शूटर या किसी बड़े गैंग का एक्टिव मेंबर था? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भरत तिवारी का पहले से कोई भी ऐसा खूंखार या गंभीर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं मिलता है। वो कोई अपराधी नहीं था जो जेल से छूटा हो, जिसके पीछे पुलिस सालों से भाग रही हो। लेकिन हाँ, गाँव के लेवल पर या आपसी विवादों में उसके नेचर को थोड़ा एग्रेसिव जरूर बताया जाता है। वो एक साधारण परिवार का लड़का था जो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय में उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। वो था सोशल मीडिया का क्रेज। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि पिछले कुछ महीनों से भरत तिवारी सोशल मीडिया पर, खासकर फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव हो गया था। वो अक्सर मोबाइल उठाकर फेसबुक पर लाइव आ जाता, बड़ी बड़ी पोस्टें लिखता, वो लोकल करप्शन पर बोलता था, नेताओं के झूठे वादों पर सवाल उठाता था और पुलिस प्रशासन की कमियों को सरेआम एक्सपोज करता था। बोलते बोलते वो इतना एग्रेसिव हो जाता था कि कई बार उसकी भाषा और उसके तेवर से लोग हैरान रह जाते थे। वो अपनी पोस्ट में खुद को क्रांतिकारी लिखता था। वो कहता था कि जब भगत सिंह ने समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो इस दुनिया ने उन्हें भी पागल कहा था। अगर आज मैं इस सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूँ, तो लोग मुझे भी सनकी और पागल कह रहे हैं। और बार बार समाज को बदलने की बातें करता था। अब यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। लोकल लोग और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के इस अजीब और हद से ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से गांव के कुछ लोग और प्रशासन दबी जबान में यह कहने लगे थे कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। दावा किया जा रहा था कि वो मेंटली अनसाउंड, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है और सनक में आकर कुछ भी कर सकता है। हालांकि उसके परिवार का स्टैंड बिल्कुल अलग था। परिवार का कहना है कि वो पागल नहीं था, बल्कि वो समाज की गंदगी को देखकर परेशान रहता था। अब आती है तारीख 17 जून। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शाहपुर पुलिस को गांव के ही किसी व्यक्ति या लोकल सोर्सेस से यह इनपुट मिलता है कि बेलौटी गांव में भरत तिवारी नाम का एक लड़का हाथ में एक अवैध हथियार यानी पिस्टल लेकर खुलेआम घूम रहा है। सिर्फ घूम नहीं रहा है, बल्कि यह भी दावा किया जाता है कि उसने हवा में कुछ राउंड फायरिंग भी की है, जिससे गांव के लोगों में डर का माहौल है। जब यह खबर शाहपुर थाने की पुलिस को मिलती है, तो पुलिस की एक टीम तुरंत गाड़ी में बैठकर बेलौटी गांव पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, तो भरत तिवारी अपने घर के आंगन में एक लकड़ी की खाट पर आराम से लेटा हुआ था। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उसके हाथ में एक लोडेड पिस्टल साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस के अधिकारियों ने दूर से ही उसे आवाज़ दी और कहा, भरत,
कानून को हाथ में मत लो, वेपन नीचे डाल दो और हमारे साथ चलो। लेकिन भरत तिवारी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो वेपन नहीं डालेगा। माहौल एकदम सीरियस हो गया था। उसी समय उसकी माँ सुमन देवी भी दौड़ती हुई आती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि माँ रो रही है, गिड़गिड़ा रही थी, अपने बेटे को पैर पकड़ के कह रही थी कि बाबू मेरी बात मान जा, पुलिस की बात सुन ले और ये कट्टा या पिस्तौल जो भी है इसे फेंक दे। लेकिन भरत अपनी जिद पर अड़ा रहा। 17 जून की रात तक पुलिस पीछे हट चुकी थी और प्लान था कि लड़के को मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार यानी 18 जून की सुबह होते होते बेलौटी गांव का पूरा नज़ारा बदल जाता है। सुबह के वक्त गांव वाले की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि पूरा गांव पुलिस की गाड़ियों से भरा हुआ है। लोकल शाहपुर थाने की पुलिस थी ही, लेकिन इस बार एंट्री होती है एसटीएफ की भी, स्पेशल टास्क फोर्स की। भारी संख्या में पुलिस बल, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जवान और जिला प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी भरत तिवारी के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही घेराबंदी होती है, सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भरत तिवारी अपने मोबाइल से फेसबुक पर दोबारा लाइव आ जाता है। वो अपने आखिरी लाइव वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अगर प्रशासन मेरी मांगे मान ले तो मैं वेपन नीचे डाल दूंगा, मुझे सरेंडर करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद अचानक वहां गोलियां चलने की आवाज़ आती है। भगदड़ मचती है और खबर आती है कि भरत तिवारी को गोली लग चुकी है। यहाँ से इस कहानी में दो ऐसी कहानियां निकल के सामने आती है जो एक दूसरे के बिल्कुल अलग है। एक तरफ पुलिस का अपना स्टैंड है और दूसरी तरफ परिवार के गंभीर आरोप है। हमारा यह फर्ज है कि हम दोनों पक्षों की बातों को आपके सामने रखें। पहले बात करते हैं पुलिस प्रशासन के ऑफिशियल क्लेम की, जो बड़े बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों में छपा है। भोजपुर पुलिस और जिला एसपी की ऑफिस की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसके मुताबिक कहानी ये है कि जब एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने भरत तिवारी के घर को घेरा और उसे लाउड स्पीकर से सरेंडर करने को कहा, तो भरत तिवारी ने सरेंडर करने के बजाय घर के अंदर से ही पुलिस टीम पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का साफ दावा है कि जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ है कि भरत ने पुलिस के जवानों को जान से मारने की नीयत से उन पर गोलियां चलाई। पुलिस का कहना है कि वहां मौजूद आम जनता की जान बचाने के लिए और खुद पुलिस कर्मियों की आत्मरक्षा के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस में मजबूर होकर पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक इसी क्रॉस फायरिंग में भरत तिवारी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत कस्टडी में लिया। उसे पहले इलाज के लिए लोकल आरा सदर अस्पताल भेज दिया, लेकिन उसकी सीरियस कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे पटना के पीएमसीएच में रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू सुनिए, जिसने इस मामले को बिहार का सबसे बड़ा विवाद बना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक भरत तिवारी के माता पिता, उनके रिलेटिव्स और गांव के एक बहुत बड़े हिस्से का आरोप बिल्कुल उल्टा है। उनका कहना है कि यहाँ कोई मुठभेड़ या क्रॉस फायरिंग नहीं था, बल्कि सीधे सीधे एक फेक एनकाउंटर का मामला है। परिजनों ने मीडिया के कैमरे के सामने रोते हुए जो बयान दिए, जो बहुत हैरान करने वाले हैं। परिवार का दावा है कि मरने से ठीक पहले भरत तिवारी जो फेसबुक लाइव कर रहा था, उसने आखिरी हिस्से में एक बहुत ही अजीब सीन दिखाई देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के और लोकल चश्मदीद के दावों के अनुसार उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि भरत तिवारी ने अपनी पिस्टल खुद आगे बढ़कर पुलिस वालों को या वहां मौजूद किसी व्यक्ति को सौंप दी। यानी परिवार का सबसे बड़ा तर्क है कि लड़का पूरी तरह से निहत्था हो चुका था और उसने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया था। अब परिवार का सीधा आरोप सुनिए। उनका कहना है कि जैसे ही भरत से वेपन छीन लिया गया, पुलिस के कुछ जवान उसे खींचकर घर के एक बंद कमरे के अंदर ले गए। वहां जो महिलाएं थी या दूसरे घर वाले थे, उन्हें गन पॉइंट पर दरा धमकाकर बलपूर्वक घर से बाहर खदेड़ दिया गया और उसके बाद उस बंद कमरे के भीतर निहत्थे भरत पर एक के बाद एक करीब 4 गोलियां दाग दी गई। परिवार का सीधा और तीखा सवाल प्रशासन से यह है कि अगर पुलिस का मकसद सिर्फ उसे अरेस्ट करना था या वो पहले से ही निहत्था हो चुका था, तो उसे एक बंद कमरे में ले जाकर इतनी गोलियां क्यों मारी गई? क्या पुलिस सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसा कर बैठी? हालांकि सच क्या है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही कानूनी तौर पर साबित हो पाएगा। वैसे अगर हम कानूनी पहलू को समझें तो सरेंडर और एनकाउंटर पर देश का कानून क्या कहता है। अगर हम भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पुराने और ऐतिहासिक फैसलों को देखें, विशेषकर पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2014 का लैंडमार्क केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर की जांच के लिए 16 सूत्रीय दिशा निर्देश बना रखे हैं। देश का कानून बहुत साफ साफ कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल, कोई आतंकवादी या कोई भी आरोपी पुलिस के सामने अपना हथियार डाल देता है, सरेंडर कर देता है या किसी भी तरह से निहत्था हो जाता है, तो उसके बाद पुलिस के पास उसे जान से मारने का कोई कानूनी अधिकार, लीगल राइट नहीं होता है। पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ आरोपी को जिंदा पकड़ना और कोर्ट के सामने पेश करना। सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका का है, पुलिस का नहीं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार के इन आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई पाई जाती है कि सरेंडर के बाद कमरे में ले जाकर गोली मारी गई, तो यह सीधे तौर पर कस्टोडियल किलिंग और
ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायलेशन माना जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जांच में पुलिस का यह दावा सच साबित होता है कि यह लड़का सरेंडर का नाटक कर रहा था और लगातार पुलिस पर फायरिंग कर रहा था जिससे जवानों की जान जा सकती थी, तो कानून पुलिस को भी जान बचाने के लिए गोली चलाने का पूरा हक देती है। यही कारण है कि पूरे मामले का एक बहुत ही निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट जांच होना बेहद जरूरी है। इधर भरत की मौत की खबर मिलते ही गांव के लोग, स्थानीय युवा और मृतक के परिजन सड़क पर उतर आए। गुस्साए ग्रामीणों ने भरत के शव को सड़क पर रखकर एक बहुत बड़ा और उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने आरा बक्सर 4 लेन हाईवे NH 922 को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। हाईवे के बीचों बीच टायर जलाए गए, बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जम के नारेबाजी हुई। इस हाईवे जाम की वजह से दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि ग्राउंड पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा सीरियस और संवेदनशील हो गई थी कि जिला प्रशासन को स्थिति कंट्रोल करने के लिए आस पड़ोस से कई थानों के पुलिस और भारी संख्या में एक्स्ट्रा सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात करना पड़ा। गाँव वालों और प्रदर्शनकारियों का सीधा गुस्सा इस बात पर था कि जिस लड़के को पुलिस खुद 24 घंटे पहले मेंटली अनसाउंड यानी मानसिक रूप से बीमार कह रही थी और कह रही थी कि हम उसे इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजेंगे, उसे अचानक इस तरह गोलियों से क्यों भून दिया गया। जब मामला इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है और नेशनल हाईवे जाम हो जाता है और सीधे पुलिस की कार्यप्रणाली और मानव अधिकार पर सवाल उठने लगते हैं, तो सीनियर अधिकारियों को भी तुरंत बड़ा एक्शन लेना ही पड़ता है। तो इस मामले में अब तक क्या विभागीय कार्रवाई हुई, उसे ध्यान से समझिए। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस विभाग के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई हैं, उसके मुताबिक भोजपुर के SP ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने, स्थिति को सही तरीके से हैंडल न कर पाने और तय नियमों में चूक के आरोप में शाहपुर थाने के थानाध्यक्ष SHO राजेश मालाकार समेत कुल 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अगर आप इस सस्पेंशन को कानूनी नज़रिए से देखिएगा तो इस सस्पेंशन का बहुत बड़ा मतलब निकलता है। इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं न कहीं पुलिस महकमे में के उच्च अधिकारियों की भी ग्राउंड रिपोर्ट देखकर यह लगा है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान प्रोसीजरल लैप्स हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विभाग ने इस एनकाउंटर की एक इंटरनल डिपार्टमेंटल जांच भी सौंप दी है, जो यह बारीकी से पता लगाएगी कि क्या ये एनकाउंटर के समय पुलिस की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती है उसका पालन किया गया या फिर पुलिस ने जल्दबाजी में कदम उठाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार की धरती पर इतनी बड़ी कोई घटना हो जाए और उस पर सियासत या राजनीति न हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इस एनकाउंटर ने बिहार की राजनीति गलियारों में एक बहुत बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया। पक्ष हो विपक्ष हो, हर तरफ तीखे बयान सामने आ रहे हैं। नेताओं का कहना है कि अगर पुलिस ही ऑन द स्पॉट फैसला करने लगे तो फिर अदालत का क्या काम रह जाएगा। बेलौटी गांव और उसके आसपास के इलाकों में माहौल अभी भी काफ़ी गमगीन, शांत लेकिन अंदर ही अंदर तनावपूर्ण बना हुआ है। सुरक्षा के लिहाज के तौर पर भारी पुलिस बल की वहां तैनाती है ताकि दोबारा ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी न हो। मृतक भरत तिवारी का परिवार रोते बिलखते माता पिता सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूरा मामला अब कानूनी प्रक्रिया और जांच के दायरे में आ चुका है। अब इस पूरे एनालिसिस का निष्कर्ष क्या निकलता है? कानून के एक जागरूक नागरिक के तौर पे हमें यह समझना होगा कि किसी भी सभ्य समाज में अपराध और अपराधी का खात्मा सिर्फ और सिर्फ देश के कानून के दायरे में रहकर ही होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दोषी है, कानून तोड़ रहा है, तो उसे न्यायपालिका द्वारा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन यदि पुलिस तंत्र खुद ही जज और खुद ही जल्लाद की भूमिका में आ जाएगा तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है।